हाय एवरीवन। तो आज से हम लोग एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है करंट अफेयर्स का। ये पूरा करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पूरा डिफेंस एग्जाम के लिए, जैसे कि CAPFAC पेपर 1 का हो गया, FCAT का हो गया, CDS NDA, एयरफोर्स जो XY ग्रुप होता है। तो पूरा डिफेंस एग्जाम को यहाँ पे हम लोग टारगेट करके इस पूरे वीकली करंट अफेयर्स के सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं 13 से 18 अक्टूबर के बीच तभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहा है जो कि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है और इम्पॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग, हर एक करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। तो कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे हर एक इनिशिएटिव, नोटिफिकेशन, PDF प्लस इस क्लास का जो स्लाइड है ये वहाँ पे अपलोड हो जाएगा जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लियर? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं न्यूज़ की तरफ, जिसमें से पहला न्यूज़ है मरीना कोरिया मैकाडो अवार्डेड द नोबल पीस प्राइज़ 2025 का जो नोबल पीस प्राइज़ मिला हुआ है, पीस प्राइज़, वो किसको मिला हुआ है? मरिया कोरिना को। तो थोड़ा याद रखना है ये जो पीस प्राइज़ है इसे। अच्छा, सबसे पहले ये देखो कि 2025 एडिशन के लिए मिला गया है। ठीक है, और कौन से कंट्री से रिलेट करते हैं? वेनेजुएला कंट्री से रिलेट करते हैं। ये अवार्ड दिए क्यों जाते हैं ये देखो। tireless effort in promoting democratic right for the people of Venezuela and advocating a peaceful transition from the dictatorship to democracy। इन्होंने ऐसा काम किया है, इसलिए क्या है, इसको जो है नोबल पीस प्राइज़ यहाँ पे दिए गए हैं। एक्चुअली बोलने का मतलब है कि पीस टाइम के लिए काम किए हैं। ठीक है, फिर जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना, जो फर्स्ट न्यूज़ जो है पीस प्राइज़ मिले गए थे 1901 में दिए गए थे हेनरी डुरेंट को। फिर 2024 का जो प्रीवियसली जो है नोबल पीस प्राइज़ मिले थे जापान कंट्री से निहॉन को मिले गए थे, है ना, इसे दिए गए थे। तो ये पहला न्यूज़ है, इसको थोड़ा याद रखना है। सेकंड न्यूज़ है, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, जहाँ पे समझाने का होगा वहाँ पे मैं खुद समझाऊंगा, लेकिन जहाँ पे वन लाइनर है, फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग जस्ट रीड करके वहाँ पे जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि उससे भी मैं समझाऊँगा तो फिर वीडियो जो है फालतू का लंबा हो जाएगा, है ना, लॉन्ग हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि वन लाइनर ऑटोमेटिक समझ आ जाते हैं। तो देखो, चाइना हैज़ कमेंस द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट इन दी गोबी डिज़र्ट। ये प्लेसेस इन न्यूज़ में भी इसको कवर करते हैं। गोबी डिज़र्ट जो कि चाइना में पड़ता है, इन्होंने क्या किया है, कमेंस किया है वर्ल्ड फर्स्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट। तो सोलर थर्मल पावर प्लांट है क्या? ये तो चाइना ने किए हैं। कहाँ किए हैं? गोबी डिज़र्ट में। ये तो हो गया फैक्ट्स। तो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? इज़ अ फैसिलिटी दैट यूज़ सनलाइट को यूज़ करते हैं जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके या फिर एनर्जी जनरेट कर सके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट जैसे कि इसमें सोलर कलेक्टर होते हैं, है ना, रिसीवर, एब्जॉर्वर, हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड, ये सब चीज़ यहाँ पे होते हैं। ये जो इसका मेन प्रिंसिपल है कि कंसनट्रेटेड सोलर पावर माइनर और लेंसेज कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट क्या करते हैं? पूरा एक लेंसेज होते हैं जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है और यही सनलाइट से फर्दर जो कि प्रोसेस होके डायरेक्टली किस में चेंज होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में या फिर एनर्जी में इसको कन्वर्ट किया जाते हैं। तो ये सोलर पावर प्लांट का इसका वर्किंग कंडीशन हो गया। तो अभी जो है कहाँ पे कमेंस किए गए हैं? गोबी डिज़र्ट में कमेंस किए हैं। तो कहाँ पे पड़ते हैं? देखो, ये पूरा चाइना हो गया। चाइना के ऊपर जाओगे तो थोड़ा मंगोलिया साइड पड़ता है। तो जो गोबी डिज़र्ट है मंगोलिया को भी टच करते हैं। मंगोलिया का जो सदर्न एरिया है प्लस जो है चाइना का मिडिल एरिया और थोड़ा नदर्न एरिया में देखोगे तो ये पूरा गोबी डिज़र्ट अपने को नज़र आएगा। ये इसका लोकेशन है। क्लियर है? गोबी का मतलब यहाँ पे होता है वाटरलेस प्लेस। ठीक है, वाटरलेस, और डिज़र्ट है तो वहाँ पे वाटर का स्कार्सिटी जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखो, नदर्न चाइना हो गया, सदर्न मंगोलिया हो गया, तो यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर है? ये न्यूज़ समझ आ गया। चलो नेक्स्ट है कि 11 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व, जिसे हर साल जो है 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो 2025 का थीम याद रखना, द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड, गर्ल ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ द क्राइसिस। तो ये है 2025 का थीम। इसे इस्टेब्लिश किए गए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, है ना। ये रिजोल्यूशन भी लिखा गया है, तो रिजोल्यूशन यहाँ पे उतना याद नहीं रखना है। इस्टेब्लिश किसके द्वारा किए गए थे? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और इसका मेन जो मकसद है, ठीक है, मेन मकसद यहाँ पे है क्या इसका? तो एक चीज़ यहाँ पे और समझना,
अच्छा, मकसद ही समझ लेते हैं। इसका पर्पस है टू रिकॉग्नाइज गर्ल राइट, हाईलाइट जेंडर इनइक्वलिटी एंड प्रमोट एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल ग्लोबली। तो ये इसका जो है मेन पर्पस है। क्लियर, ये न्यूज़ समझ आया। नेक्स्ट देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु यूनिवर्सिटी फ्रॉम इंडिया सिक्योर द हाईएस्ट रैंक इन द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। जो 2026 के लिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हुआ है उसमें से बेंगलुरु जो है, क्लियर है, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे टॉप पोजीशन किए हैं, टॉप लाए हैं इंडिया के रेस्पेक्ट में। और ओवरऑल अगर बात करोगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ये फर्स्ट आए हैं यूके का, ठीक है। फिर जो MIT है USA का, ये फर्स्ट सेकंड आए हैं। फिर थर्ड में जो है कहाँ का आए हैं, USA का ही आए हैं थर्ड में। तो यहाँ पे बस याद रखना है, जो एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किया है उसमें जो है बेंगलुरु यूनिवर्सिटी ने टॉप किया इंडिया के रेस्पेक्ट में। फिर नेक्स्ट है कि FICCI जो कि फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइज किया है हिल कॉन्फ्रेंस 2025। क्या है ये हिल कॉन्फ्रेंस, पहले यही समझते हैं। तो इसे 8 और 9 अक्टूबर 25 में से ऑर्गेनाइज किए गए हैं। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। और इसका थीम है केयर हैज़ रेट 25 डिफाइनिंग वुमेन इन हेल्थ केयर, ठीक है, डिफाइनिंग वुमेन इन हेल्थ केयर, ये फोकस थीम रहा है इसका। और इसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं FICCI। ये है क्या, इसको डिस्कस करते हैं। तो पर्पस क्या है, रिफ्लेक्ट करना है इंडियाज़ हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 25 ईयर्स पॉलिसी जो बनाए गए हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रेस्पेक्ट में ले लो, डिजिटलाइजेशन ले लो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ले लो, तो इसको रिफ्लेक्ट करना है ना, इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है, ये थीम का पर्पस रहा है। तो FICCI है क्या, यह है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड है। इसे 1927 में फॉर्म किए गए थे। इसका जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में है, इंडिया में। और जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है ज्योति विज है। समझ आ गई ये न्यूज़। नेक्स्ट है कि द इंडियन आर्मी हैज़ अप्रूव्ड द इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम। नाम क्या है इसका, सक्षम। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इसे डेवलप किए हैं, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इसे डेवलप किए गए हैं सक्षम को। क्या है ये सक्षम, एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक जो लिमिटेड है जिसके द्वारा डेवलप किए गए हैं, इसे फाउंड किया है 1954 में। इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है। ओनरशिप का बात करोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजोरिटी ओनरशिप देखने को मिलेगा, जो कि 51.14% है। बाकी LIC का हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, अदर जो है इसका ओनरशिप है। अच्छा, इसका स्टेटस भी देख लेना, नवरत्न के कैटेगरी में आते हैं ये। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे याद ध्यान दो कि जैसे कि ये सक्षम न्यूज़ में रहा है, तो न्यूज़ में तो है सक्षम के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। फिर जो स्टैटिक पोर्शन है जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि जिस तरीके से करंट अफेयर्स का ट्रेंड पैटर्न जो है बदल रहा है ना, चाहे CDS हो, NDA हो, CAPF हो, जितना भी डिफेंस एग्ज़ाम है उस तरीके से इसको हमें कवर करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि शेरी सिंह बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द टाइटल ऑफ मिस्टर यूनिवर्स 2025। इसे फाउंड किए गए हैं 2007 में। इसका जो हेड क्वार्टर है बल्गेरिया में है। एलिजिबिलिटी वही है कि ओपन टू मैरिड है ना, डाइवोर्स एंड द विडो वुमेन एज 18 to 55 होना चाहिए, हु आर इन्वॉल्व इन सिग्निफिकेंस कॉजेस एंड हैव अ फैमिली एंड कैरियर, ये इसका एलिजिबिलिटी होता है। तो बस इसको याद रखना है, किसे मिस्टर यूनिवर्स अवार्ड जो है या फिर टाइटल जो है विन किए हैं। क्लियर। फिर रिसेंटली का बात करोगे तो 2022 में किसको मिला है, 2023 में, 2024 में और 2025। एटलीस्ट जो है 3 को तो याद रख लेना, क्योंकि मैचेस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अ 7.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्टक नियर द आइलैंड ऑफ मिंडानो विच इज़ अ पार्ट ऑफ द फिलीपींस। ये जो मिंडानो है ये फिलीपींस का पार्ट है, आइलैंड है फिलीपींस का। जैसे कि आर्कीपिलागो होता है, बहुत सारे आइलैंड को मिला दोगे है ना, बहुत सारे आइलैंड से मिलकर अगर कोई कंट्री बनता है, जैसे कि जापान का ही एग्जांपल ले सकते हैं, तो इसको आर्कीपिलागो बोलते हैं। अब यही आर्कीपिलागो में एक आइलैंड है, ठीक है। तो जो फिलीपींस है, फिलीपींस का एक आर्कीपिलागो है। तो फिलीपींस में जो एक आइलैंड है वो आइलैंड का नाम है मिंडानो। यहाँ पे हमें अर्थक्वेक देखने को मिला है।
विथ हाई इंटेंसिटी, 7.3 इंटेंसिटी का है, ये बहुत हाई होता है, ठीक है। फिर रिसेंट में जो और अर्थक्वेक आए हैं उसी के बारे में यहाँ पे लिखे गए हैं, तो वही है कि इसे 10 अक्टूबर 2025 में आया थी ये। चलो ये समझ आ गया न्यूज़। तो अब थोड़ा मिंदानो जो आइलैंड है इसके बारे में थोड़ा कवर करते हैं। ये सदर्न मोस्ट आइलैंड है, फिलीपींस का सदर्न मोस्ट में पड़ता है। अराउंड अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करोगे तो 97,000 यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर है। ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है फिलीपींस का आफ्टर लुजॉन। तो लुजॉन यहाँ पे फर्स्ट आइलैंड है, मतलब पहला सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है लुजॉन, और सेकंड जो है सेकंड आइलैंड पड़ता है वो है मिंदानो आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब अगला न्यूज़। फिलीपींस के बारे में भी थोड़ा आइडिया रखना, जो कि ये सबसे पहले मेजर आइलैंड हम लोग ने कवर कर लिए हैं। मनालिया इसका कैपिटल पड़ता है। लार्जेस्ट सिटी इसका कौन सा है? मेट्रो मैनिला, ये इसका लार्जेस्ट सिटी है। तो थोड़ा ब्रीफली यहाँ पे कवर करना है। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, और वो है अक्टूबर 11 वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। इसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल का जो है 2025 का थीम क्या रहा है? शेयर्ड स्पेसेस क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ये है 2025 का थीम। और इस पर्पस क्यों है मनाने का? कि अवेयरनेस जगा पाए पब्लिक को, टू रेज अवेयरनेस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड इनकरेज एक्शन टू मेक ह्यूमन कम्युनिटीज़ मोर बर्ड फ्रेंडली, है ना। रिड्यूस उसको जो हैबिटेट लॉस कर रहे हैं उसको हम लोग हार्म कर रहे हैं, है ना। फिर जो उससे पॉल्यूशन हो रहा है, इन सब चीज़ को यहाँ पर रिड्यूस करना है। ये सब अवेयरनेस के रिस्पेक्ट में आता है, ये पूरा अवेयरनेस करना है। इसलिए हम जो है 11 अक्टूबर को वर्ल्ड माइग्रेटरी डे ऑब्जर्व करते हैं हर साल। चलो, इसे लाए गए थे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और इसे इस्टेब्लिश किया है 1972 आफ्टर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये पहले थे, अभी ये कौन सा नाम है इसका? प्रेजेंट में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, UNEP। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? केन्या में पड़ता है। पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन का मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, इंटरनेशनल का अलग होता है, UNSC अलग है, UNGA अलग है, उसी के रेस्पेक्ट में क्या है? UNEP आता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आप। केरला फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास अ बिल टू अमेंड द सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा फर्स्ट स्टेट बना है? केरला बना है, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। इसी के थ्रू पूरा वाइल्ड लाइफ जो है कैसे कंजर्व करना है, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हर चीज़ से रिलेटेड जो है यही एक्ट जो है डिस्कस करता है यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड एंड प्लांट टू इंश्योर इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, यही इसका जो है मेन एम है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि रिसेंटली फ्रीपोर्ट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन हब यहाँ पे तीन पोर्ट को यहाँ पे डेजिग्नेट किए हैं। कौन कौन से 3 पोर्ट हैं? एक है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात को, फिर VO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी जो तमिलनाडु का है, फिर पारादीप पोर्ट अथॉरिटी जो कि उड़ीसा है। इन 3 पोर्ट को जो है ग्रीन हाइड्रोजन हब यहाँ पे बनाए गए हैं। क्या है ग्रीन हाइड्रोजन हब? पहले इसको देखो। ग्रीन हाइड्रोजन हब इज़ अ जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड एरिया वेयर प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंड यूज ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन आर डेवलप टुगेदर। ग्रीन हाइड्रोजन को जिस एरिया में डेवलप कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन हब बोलते हैं। अब ये इंडिया में हर जगह देखने को नहीं मिलता है, कुछ स्पेसिफिक एरिया में देखने को मिलता है। क्या क्राइटेरिया है? कि वहाँ पे प्रोडक्शन हो, स्टोरेज होना चाहिए, प्लस ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। फिर जो है हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे, इंड प्रोडक्ट, ये भी वहाँ पे कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन हब। फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये थोड़ा ब्रीफ कवर कर लेते हैं क्योंकि इसी के थ्रू जो है ये 3 पोर्ट को यहाँ पे डिजिग्नेट किए गए हैं। इसे लॉन्च किए गए हैं जनवरी 2023 में। ये नोडल मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। कौन सा मिनिस्ट्री है? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अंदर ही आते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि ग्लोबल हब बनाना इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है कि 14 अप्रैल 2016 द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। अब ये बोलोगे कि 14 अप्रैल 2016 का है, 2016 का है, लेकिन जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ये न्यूज़ में है अभी,
इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। लॉन्च किए गए हैं 14 अप्रैल 2016 को। ये नोडल मिनिस्ट्री में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर, और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेसेस कंसोर्टियम, इसके द्वारा इसे जो है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जितना भी मार्केट प्रोडक्ट है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, उसका बेटर से बेटर प्राइस यहाँ पे डिटरमाइन कर सके यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? ई-नेम का, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है यहाँ पे, और वहाँ पे क्या कर सके, अपना प्रोडक्ट जो है या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकें। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बर्लिन जर्मनी द वर्ल्ड हेल्थ समिट बीइंग हेल्ड, यहाँ पे हुए, कहाँ पे? बर्लिन में। बर्लिन में जो है वर्ल्ड हेल्थ समिट जो है हेल्ड किए गए हैं। कब से कब तक? 12 से 14 अक्टूबर 2025 में। ठीक है, बर्लिन में इसे हेल्ड किए गए हैं। और इसका मोटो जो था, थीम था कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एज अ फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड। फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड में हेल्थ को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ये इसका 2025 का थीम रहा है। ऑर्गेनाइज इसे किए गए थे ग्लोबल हेल्थ स्टॉक होल्डर, एकेडमिया जो है, साइंस, पॉलिटिक्स या फिर प्राइवेट सेक्टर, ये सब मिल के इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो बर्लिन में जो है वर्ल्ड हेल्थ समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक। शिवांगी सिंह हैज़ बिकम इंडिया फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू अर्न दी कोवेटेड क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ग्रेड। क्या है ये? फ्लाइंग जो है, क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। सबसे पहले ये क्या होता है ये समझना। इंडियन एयरफोर्स आल्सो अप्लाई टू आर्मी नेविएशन कॉर्प्स एंड नेवी, ये इसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ठीक है, किसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं? क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर को। इसका रोल और मीनिंग क्या है? ये जो QFI है, जिसे हम लोग क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, एक पायलट हैं हु इज स्पेशली ट्रेन एंड सर्टिफाइड टू ट्रेन अदर पायलट। इसको हम लोग बोलते हैं, एक पर्सन जो है उसको हम लोग ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो अदर पर्सन को ट्रेन कर सके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? QFI बोलते हैं, क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जिससे उसको स्किल के बारे में सिखा सके, फ्लाइट सेफ्टी के बारे में सिखा सके, ऑपरेशनल प्रोसीजर के बारे में सिखा सके। तो ये इसका मेन मकसद है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, बाकी देखो अगला न्यूज़ है, ये भी यहाँ पे लिखा गया है एज ए नोट्स के फॉर्म में, टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, तो रिफ़र करना। अरुणाचल प्रदेश स्टेट इन दी सुबर्णसिरी अपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। कौन सा प्रोजेक्ट है? सुबर्णसिरी अपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, रिवर के बारे में तो ये तो क्लियर समझ आ जाएगा कि सुबर्णसिरी में है। सुबर्णसिरी एक रिवर है, और इस प्रोजेक्ट का नाम के साथ कहाँ लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, इसको याद रखना। इसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, इसी के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इसी के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट करना है। PV सिंधु इंडियन प्लेयर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द BWF एथलीट कमीशन, जो कि कौन से टर्म के लिए है? 2026 से 2029 टर्म के लिए PV सिंधु को इंडियन प्लेयर जो हैं इसे अपॉइंट किए गए हैं BWF एथलीट। हैं क्या ये BWF एथलीट? तो BWF एथलीट या फिर एथलीट कमीशन ऑफ द BWF का मतलब होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये इज एक बॉडी है, रिप्रेजेंटिंग बॉडी फॉर बैडमिंटन प्लेयर। इट्स पर्पज टू इंश्योर दैट प्लेयर्स व्यू इंटरेस्ट एंड वेलफेयर आर एडिक्वेटली कंसिडर इन द डिसीजन ऑफ BWF। बस यही न्यूज़ है कि जितना भी बैडमिंटन से रिलेटेड, बैडमिंटन का प्लेयर का इंटरेस्ट, प्लेयर का केयर, ये सब चीज़ जो है देख रेख करना, यही है BWF एथलीट कमीशन। और इसी के लिए जो है 2026 से 2029 टर्म के लिए PV सिंधु को अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, चलो अच्छा एक और कवर कर लेते हैं इसमें। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है, क्योंकि ये भी आया है, एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है फॉर बैडमिंटन। तो बैडमिंटन कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके बारे में जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का होता है। इसे 1934 में फाउंड किए गए हैं, और इसका जो हेड क्वार्टर है ये मलेशिया में पड़ता है। प्रेजेंट डे जो है मलेशिया ये पड़ता है। और इसका जो ऑफिशियल मोटो है, वन स्पोर्ट वन टीम, ये इसका ऑफिशियल मोटो है। नेक्स्ट देखते हैं आप,
अगला न्यूज़ है कि वेस्टर्न घाट 4 न्यू स्पीसीज़ यहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं, 4 न्यू स्पीसीज़ डिस्कवर किए हैं। और ये 4 कौन कौन से न्यूज़ हैं ये यहाँ पे लिखा गया है। ये चारों न्यूज़ को अभी रिसेंटली वेस्टर्न घाट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, या फिर इंट्रोड्यूस तो नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं। तो जो वेस्टर्न घाट है इसे हम लोग डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। सह्याद्री कहीं बोलते हैं, है ना, कहीं पे सह्याद्री रेंज बोलते हैं, हिल्स बोलते हैं, इस तरीके से डिफरेंट नाम से इसको जाने जाते हैं। इसका एक्सटेंशन देखोगे तो गुजरात से स्टार्ट होता है और नीचे जो है तमिलनाडु, केरला, यहाँ तक इसका एक्सटेंड देखने को मिलता है। अगर रिवर के बारे में अगर क्वेश्चन आता है रिवर से, तो ताप्ती रिवर से ओरिजिनेट होके जो कन्याकुमारी है यहाँ तक के नीचे तक फैला हुआ है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है ये अनामुड़ी है, इसको भी याद रखना। बाकी जितना भी मेजर पीक हो गया जैसे कि दोदा बेता है ना, फिर कुद्रेमुख है, महाबालेश्वर है, अष्टरथ्यमलाई है, तो इस कुछ मेजर यहाँ पे पीक हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि जोएल फिलिप एग्यान पीटर हॉविट अवार्डेड द 2025 नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे नोबेल प्राइज़ 2025 के लिए रिलीज़ किए गए हैं, अवार्डेड किए गए हैं, जिसमें से 3 पर्सन को यहाँ पे अवार्ड किए गए हैं। एक जोएल है, फिर एक एग्योन है और एक पीटर है, ठीक है। तो जो 2025 नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस ऑफिशियली जो है ये लिखा गया है, इसे अवार्ड किए गए हैं 3 पर्सन को। रीज़न क्या है, ठीक है, रीज़न यहाँ पे भी लिखा गया है कि जो 1 बाय 1 करके कवर करते हैं। मॉकीज वर रिकॉग्नाइज फॉर आइडेंटिफाइंग दी प्रीरिक्विजिट फॉर सस्टेन ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इसके रेस्पेक्ट में इसको दिए गए हैं, ठीक है। अगला है कि पैट्रिक हर्मिन बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सेचलेस। देखो सेचलेस का लोकेशन यहाँ पे देखोगे तो ये मेडागास्कर हो गया, ये एरिया मेडागास्कर है, ये पूरा साउथ अफ्रीका पड़ता है, मतलब अफ्रीकन कंट्री पड़ते हैं। तो अफ्रीकन कंट्री से जस्ट एक आइलैंड है सेचलेस। अगर इसको देखा जाओगे ईस्टर्न साइड देखोगे, साउथ ईस्टर्न साइड, या फिर मेडागास्कर के जस्ट ऊपर देखोगे यहाँ पे सेचलेस का लोकेशन है। तो कौन बना है, पैट्रिक हर्मिन जो है इसका न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ है। रिपब्लिक ऑफ सेचलेस है, इस सब चीज़ के बारे में, सेचलेस के बारे में थोड़ा डेफिनेशन बेसिक फैक्ट्स यहाँ पे हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं कि केरला इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंट्रोड्यूस द राइट टू डिसकनेक्ट बिल। क्या है राइट टू डिसकनेक्ट बिल, मतलब राइट टू डिसकनेक्ट रिफर टू लीगल वर्क प्लेस राइट ऑफ एम्प्लॉय टू नॉट इंगेज इज वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन, जैसे कि ईमेल्स हो गया, कॉल हो गया, मैसेज हो गया, आउटसाइड देयर एग्रीड वर्क आवर। मतलब जब तक वर्क कर रहे हो, है ना, अपना इफिशिएंसी से वर्क कर रहे हो, तब तक जैसे कि ईमेल्स हो गया, कॉल हो गया, मैसेज हो गया, ये सब चीज़ जो है कम्युनिकेट नहीं करना है। नॉट इंगेज लिखा गया है यहाँ पे। तो केरला गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किए गए हैं। क्यों लॉन्च किए गए हैं, जिससे इफिशिएंसी बढ़ सके, जितना भी एक इफिशिएंसी होता है उसको बूस्ट किया जा सके। इस रेस्पेक्ट जो है राइट टू डिसकनेक्ट बिल इसे पारित किए गए हैं केरला गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। आलिया भट्ट वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट फिल्म फेयर 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस में जो है आलिया भट्ट को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर जो है किरण राव को दिए गए हैं। बेस्ट एक्टर मेल का बात करोगे तो अभिषेक बच्चन है। फिर बेस्ट एक्ट्रेस जो लीडिंग रोल फीमेल में बात करोगे तो आलिया भट्ट जो है। फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो है रवि किशन को दिए गए हैं, ठीक है। तो 70 फिल्म फेयर अवार्ड जो हाईलाइट है यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे। फिर बाकी भी यहाँ पे लिखे गए हैं। इसे इस्टेब्लिश किए गए हैं 1954 में, है ना, जो फिल्म फेयर अवार्ड है 1954। नेक्स्ट न्यूज़ है 13 अक्टूबर इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन। ऑब्जर्व किए जाते हैं हर साल, कब ऑब्जर्व करते हैं, 13 अक्टूबर को। ये जो है इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ये एक यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड ऑब्जर्वेंस जिसे हेल्ड किए जाते हैं 13 अक्टूबर को। और इसका थीम बात करोगे 2025 का थीम फंड रेजिलिएंट नॉट डिज़ास्टर, ये इसका जो है थीम रहा है 2025 का। ऑब्जेक्टिव का बात करोगे तो जितना भी डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन हो सके उसको करना, प्रिपेयर कैसे रहना है इसके बारे में अवेयरनेस करना, है ना, फिर इन्फॉर्म करना है ना, ये सब चीज़ जो है मेजर जो है इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। अदर इम्पॉर्टेंट अक्टूबर में जो क्या बोल सकते हैं कि जितना भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, जैसे कि 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड है। 13 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे है।
14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे है, तो थोड़ा ब्रीफली यहाँ पे याद रखना है। अर्जेंटीना चैम्पियन ऑफ द वुमेन ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 और कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए हैं? अर्जेंटीना में इसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ये एक इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन है और अभी 2002 से 12 अक्टूबर के बीच इसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं। लोकेशन याद रखना, केरला, इंडिया में ही इसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं। चलो अब ये कवर करते हैं इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन ये है क्या। इसे 1981 में फाउंड किए गए हैं। हेडक्वार्टर इसका बोन जर्मनी में पड़ता है। इसका मिशन यही है कि प्रमोट करना फुल इंटीग्रेशन ऑफ ब्लाइंड पर्सन को या फिर पार्शियली जो डिसेबल पर्सन होता है उसको भी एक मौका मिलना चाहिए, उसको भी एक चांस मिलना चाहिए जिससे अपना एबिलिटी है, अपना क्षमता है उसको प्रदर्शन कर सके। अभी किसके थ्रू होगा? इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन, इसके थ्रू देखने को मिल रहा है अपने को। नेक्स्ट है कमला हैरिस, इन्होंने रोट किए हैं 107 डेज, ठीक है, 107 डेज बुक है, इसे कमला हैरिस के द्वारा इसे रेट किए गए हैं, ये इसका ऑथर है। ये इंपॉर्टेंट प्लेज इन न्यूज़ में रहे, इसको एक बार जस्ट रीड बस करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेज रहा है अभी के रेस्पेक्ट में वीक में, तो इसको एक बार जस्ट रीड करोगे। नेक्स्ट है द वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसे लॉन्च किए गए हैं गैलेक्सी आई के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है क्या। एक सैटेलाइट है स्पेशली डेजिग्नेट टू मॉनिटर एंड कलेक्ट डाटा अबाउट द अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर, ओशन, ये सब चीज़ के बारे में हमें डाटा कलेक्ट करके देंगे। जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं ये दे प्ले अ वाइटर रोल इन स्टडिंग इन्वायरमेंटल चेंजेस, नेचुरल डिजास्टर, वेदर फॉरकास्टिंग, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ के बारे में डाटा देंगे। सपोज करो कि कहीं पे अर्थक्वेक आने वाला है ना, कहीं पे एग्रीकल्चर या फिर कहीं पे वेदर फॉरकास्टिंग हो रहा है, वेदर से फ्लडिंग आने वाला है, तो एटलीस्ट पहले से तो बता सके, है ना, कि यहाँ पे वेदर पैटर्न ख़राब होने वाले हैं या फिर यहाँ पे फ्लड आ सकता है, जिससे हम लोग अपने लेवल में प्रिकॉशन रख सके। ये कब हो पाएगा? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के थ्रू। जब ये डाटा देंगे तो उसी के थ्रू ये सब चीज़ जो है प्रिकॉशन रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है डी शिवानंदान इज ऑथर ऑफ द बुक। अच्छा, यहाँ पे भी बुक से रिलेटेड जो है वन लाइनर क्वेश्चन है, एक बार रेड करना। इंडिया फाइनल रैंक 11th इन दी मेडल टैली एट 11 एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025। तो इंडिया का रैंक कितना रहा है? 11th रहा है। कौन सा एडिशन रहा है? एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप का 11th एडिशन रहा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देते हैं एडिशन के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले 11th आसियान एक्वेटिक चैंपियनशिप, इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे 28 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच। लोकेशन याद रखना, अहमदाबाद गुजरात है ना, जो इंडिया में पड़ता है, वहाँ पे इसका लोकेशन है। डिसिप्लिन कहाँ कहाँ से या फिर कौन कौन से फील्ड से यहाँ पे जो है एक्वेटिक जो है चैंपियनशिप देखने को मिला है? तो स्विमिंग हो गया, डाइविंग हो गया, आर्टिस्टिक, स्विमिंग, वाटर पोलो, और जितना भी यहाँ पे जो प्ले देखने को मिलेगा पूरा वाटर से रिलेटेड ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका खुद ही नेम सजेस्ट कर रहे हैं एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप, एक्वेटिक से लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। पार्टिसिपेशन यहाँ पे 29 नेशन जो हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट किए गए हैं। फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर बात करोगे तो चाइना का डोमिनेशन देखने को मिला है। इंडिया का तो 11th रैंक है, ये पता हो गया। फिर जैसे कि चाइना ने 29 मेडल्स यहाँ पे 29 नहीं 49 मेडल्स यहाँ पे विन किए हैं। इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है अभी तक के रेस्पेक्ट में, जैसे कि स्विमिंग हो गया, डाइविंग हो गया, यहाँ पे अच्छे से परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जो कि टोटल 13 मेडल इंडिया ने जीते हैं, अपने नाम किए। 4 सिल्वर है, 9 ब्रॉन्ज है और फिनिश किए हैं 9th ओवरऑल में 9th रैंक रहा है, ठीक। समझ आ गई ये चीज़। चलो अब देख लेते हैं थोड़े स्टैटिक पोर्शन की आसियान एक्वेटिक्स चैंपियनशिप है क्या, ठीक है। तो इसे जो है हर साल हेल्ड किए जाते हैं 4 ईयर। इसका डिसिप्लिन यही है, जितना भी वाटर से रिलेटेड इवेंट्स है, वाटर से रिलेटेड प्ले हैं, इसको यहाँ पे रनिंग कराना है, इसको ऑर्गेनाइज करना। इसका जो है फर्स्ट एडिशन हुआ था 1988 में बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट है द वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट हैज़ बीन लॉन्च किए गए हैं IUCN के द्वारा, ठीक है। IUCN है, इसके द्वारा जो है वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट रिलीज़ किए हैं। क्या है ये वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक? इट इज़ अ कंजर्वेशन असेसमेंट बाय द IUCN
कवरिंग नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जितना भी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हेरिटेज साइट का मतलब जो कि इम्पोर्टेंस रखता है उस कंट्री के लिए, चाहे वो कल्चरल के रेस्पेक्ट में ले लो, सोसाइटल के रेस्पेक्ट में ले लो, इकोनॉमिकल रेस्पेक्ट में ले लो, है ना, या फिर एंशिएंट से रिलेटेड हो, इसको एज अ हेरिटेज साइट यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। द रिपोर्ट इवेल्युएट द स्टेट, देखो अभी के प्रेजेंट करंट में उसका स्टेटस क्या है उसको भी बताते हैं, थ्रेट कैसा है उसको भी बताते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं उस साइट को इफेक्टिवली तरीके से, ये सब चीज़ जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक में इसे बताए जाते हैं। वैसे पब्लिश कौन करता है, IUCN के द्वारा इसे पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, तो है क्या, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो IUCN है, इसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं, इसे फाउंड किए गए हैं 1948 में। इसका जो हेड क्वार्टर है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये NGO है, एज ए NGO की तरह ये काम करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज का जैसे इंग्लिश हो गया, फ्रेंच है, स्पानिश है। अब मोटो यही है कि यूनिफाइड, है ना, यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड, ये इसका मोटो है। और ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे क्लियर समझ आ जाएगा कि कंजर्वेशन करना है नेचर का, रिसर्च हो गया, प्रमोशन हो गया, पॉलिसी हो गया, कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग अपना सकते हैं जिससे साइट्स को कंजर्व कर सके, ये सब चीज़ मेन इसका ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर इंडिया विल इस्टेब्लिश इट्स न्यू 4th रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, क्या नाम है इसका, मैत्री सेकेंड है। इससे पहले 3rd जो है ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं वहाँ पे, इज़ अ रिसर्च स्टेशन, कहाँ पे, अंटार्कटिका में। तो पहले और 4 कौन कौन से हैं, है ना, पहले मतलब 3 कौन कौन से हैं, एक दक्षिण गंगोत्री है जिसे 1983 में इस्टेब्लिश किया है, मैत्री है 1989 में, फिर भारती हैं 2012 में, फिर हिमाद्री हैं। ये सब चीज़ को क्या किए हैं, लोकेट किए गए हैं अंटार्कटिका में। चलो देखो, ऐसा नहीं है कि जस्ट इंडिया ने ही बस वहाँ पे क्या किए हैं, लोकेशन किए हैं या फिर अपना बेस इस्टेब्लिश किया अंटार्कटिका में, बाकी अदर कंट्री जैसे कि US हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस, इटली हो गया, इन्होंने भी अपना स्टेशन वहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं। ठीक है, जैसे कि USA का मैकमुर्दो स्टेशन है, फिर अमुंडसेन स्कॉट साउथ, ये भी USA का स्टेशन है, वास्टोक स्टेशन जो कि रशिया का है, फिर कॉर्कोडिया स्टेशन जो कि फ्रांस, इटली का है। ये पूरा जो है अदर कंट्री का जो कि स्टेशन बेस जो है अंटार्कटिका में इस्टेब्लिश किए गए हैं। ठीक है, अंटार्कटिका का अगर थोड़ा लोकेशन देखोगे तो ये पूरा अर्थ रहा, अर्थ का जो सदर्न पार्ट है ना, सदर्न में जो है अपने को अंटार्कटिका का लोकेशन देखने को मिलता है। नॉर्थ में जाओगे तो आर्कटिक मिलता है, ठीक है, और सदर्न में अंटार्कटिका मिलता है। ठीक, बाकी क्लाइमेट तो पता होगा, वहाँ का पूरा कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता है। पोलर एरिया है तो पोलर एरिया में सन का रेडिएशन नहीं जा पाता, इसकी वजह से क्या है, पूरा टेम्परेचर पूरा डाउन देखने को मिलता है वहाँ पे। 4th एडिशन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा-हिंड 2025 बिन कंडक्ट किए गए हैं किसके किसके बीच, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच। ठीक है, कौन सा एडिशन रहा है, 4th एडिशन रहा है ऑस्ट्रा-हिंद। ऑस्ट्रा-हिंद यही से नाम पता लग सकता है, हिंद मतलब इंडिया होता है, ऑस्ट्रा मतलब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, जो कि 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। लोकेशन का बात करोगे तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, वहीं पे क्या हो रहा है, लोकेशन जो है वहीं पे पार्टिसिपेट हो रहा है। इंडियन आर्मी ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच टोटल स्टिंजेंट कंटिंजेंट बात करोगे तो 120 पर्सनल यहाँ पे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि इंटरपोरेबिलिटी बिटवीन बोथ आर्मीज यहाँ पे बढ़ाना है, सिक्योरिटी जितना भी डिफरेंसेस हैं उसको जो गैप है फिल करना है, ऑपरेशनल के लिए रेडीनेस होना है, ज्वाइंट कंपनी करना है, एक्सचेंज ऑफ टैक्टिक्स हो गया, टेक्निक्स हो गया, प्रोसीजर हो गया अंडर UN मैंडेट, ये सब जो है मेजर यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है कि मालदीव बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अचीव ट्रिपल एलिमिनेशन। क्या होता है ट्रिपल एलिमिनेशन, ट्रिपल एलिमिनेशन ये पब्लिक डिसीज़ है, पब्लिक हेल्थ जो है इन्फेक्शियस डिसीज़ देखने को मिलता है। ये ट्रिपल एलिमिनेशन इन हेल्थ ऑफ ए पब्लिक हेल्थ रिफर टू ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव एमिंग टू साइमल्टेनियसली इलिमिनेट 3 मेजर इन्फेक्शियस डिसीज़, जो 3 मेजर डिसीज़ हैं और ये भी इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं। कौन कौन से, HIV, सिफिल्स एंड हेपाटिस B, इन तीनों को यहाँ पे एलिमिनेट करना है, इसीलिए जो है ट्रिपल एलिमिनेशन यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जो कि मालदीव जो है वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री यहाँ पे बना है जो कि ट्रिपल एलिमिनेशन को अचीव किए हैं।
ठीक है, समझ आ गया। चलो फिर जो है न्यूज़ में रहा है डूरन लाइन। डूरन लाइन जो है ये अफ़गानिस्तान रहा और ये पाकिस्तान रहा। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान लाइन का जो बॉर्डर एरिया है इसको हम लोग डूरन लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री होता है और ये भी याद रखना है कि डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, इस्टाब्लिश किए गए हैं 1893 में इसे इस्टाब्लिश किए गए थे। नदर्न फिलीपींस सीन रेसेंट स्टॉर्म टाइफून हलॉन्ग 2025 कैम फ्रॉम। तो सबसे पहले फिलीपींस का लोकेशन देखोगे तो ये तो एशियन कंट्री हो गया, ये चाइना है। चाइना के जस्ट ईस्टर्न साइड में हमें एक फिलीपींस सी देखने को मिलता है, यही जो है फिलीपींस एरिया है, पूरा फिलीपींस कंट्री है। और यही फिलीपींस सी में जो है हमें टाइफून हलॉन्ग देखने को मिला है। टाइफून का बेसिकली मतलब होता है साइक्लोन से। ठीक है, CYCLONE, साइक्लोन से ही है, क्योंकि इंडिया में साइक्लोन बोल रहे हैं, डिफरेंट कंट्री में इसका नाम अलग अलग होता है। इंडिया में साइक्लोन है तो फिलीपींस में इसको टाइफून बोल रहे हैं, मतलब जो नदर्न ईस्टर्न कंट्री हैं, ठीक है, नदर्न आसियान कंट्री हैं, वहाँ पे इसको टाइफून बोलते हैं। ये वेस्टर्न, अच्छा ओशियन अगर पूछेगा तो या तो पैसिफिक सी बोल सकते हैं या फिर कौन सा फिलीपींस सी बोल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाले हैं। ठीक है, फिर रिसेंट में जितना भी साइक्लोन्स हमें देखने को मिला है, कौन कौन से एरिया में देखने को मिला है ये भी थोड़ा कंसिडर करना है। जैसे कि साइक्लोन धाना बात करोगे, बे ऑफ बंगाल में आया था। साइक्लोन अशना हो गया है, साइक्लोन रेमल हो गया है ना, फिर टाइफून पोडुल हो गया है, हरिकेन इरिन हो गया। तो ये मेजर जो रिसेंटली आए थे उसका यहाँ पे नाम है। इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम इनाग्रेट किए गए हैं हैदराबाद में। फर्स्ट सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर हैं क्या, से एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है। तो सेमीकंडक्टर मेजरली यूज़ हमें देखने को मिलता है मोबाइल फ़ोन्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, यहाँ पे सेमीकंडक्टर का यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और सेमीकंडक्टर हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो म्यूज़ियम यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं, कहाँ, हैदराबाद में। फिर नेक्स्ट है कि वर्ल्ड फूड डे हम ऑब्ज़र्व करते हैं हर साल, कब, 16 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसका जो 2025 का थीम रहा है हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर, क्योंकि ठीक तरीके से है ना सैनिटेशन हाइजीनिक फूड खाओगे तभी तो फ्यूचर मतलब लंबे टाइम तक जो है लिव कर सकते हो, सस्टेन कर सकते हो। इसीलिए हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर। प्रमोशन करना, इसका जो है सिग्निफिकेंस है, मेन मोटो यही है, प्रमोट ग्लोबल सोलिडरिटी टू क्रिएट सस्टेनेबल इक्विटेबल एंड रिजिलिएंट फूड सिस्टम। ये बेसिकली इसका पर्पज़ है, इसका मीनिंग है। इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है, FAO, जो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ना, सेलिब्रेट किए जाते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं, अक्टूबर 16 को। और इसका जो हेड क्वार्टर है, अच्छा एक सेकेंड ना, यहाँ पे अक्टूबर 16 को सेलिब्रेट करते हैं, क्यों, क्योंकि फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसे इस्टेब्लिश किए गए हैं अक्टूबर 16, 1945 को। जो इसका हेड क्वार्टर है रोम, इटली में पड़ता है। और इसका मेन मकसद वही है, जितना भी हंगर हो गया, फूड इनसिक्योरिटी हो गया, मल न्यूट्रिशन हो गया है, इन सब चीज़ को एलिमिनेट करना, ये इसका मेन मकसद होता है। ठीक है, फिर रिसेंटली डिसीज रवि नायक, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे गोवा का, इसका भी रिसेंटली डेथ हुआ है। अनंत गोयनका अपॉइंटेड, इसे अपॉइंट किए गए हैं FICCI का न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी इसके बारे में रिसेंटली अभी डिस्कस किए हैं। इसका जो नाम है FICCI, जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसे शॉर्ट में बोले जाते हैं FICCI। 1927 में इसको फाउंड किए गए हैं। इसका जो है हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोट करना ग्रोथ को, डेवलपमेंटल या फिर पॉलिसी एडुकेसी फॉर इंडियन बिजनेसेस, ये इसका मेन मकसद है। मतलब बिजनेस के रिलेटेड प्रमोशन करना, ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना, ये जो है मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है कि द वर्ल्ड फर्स्ट वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट हैज़ बीन लॉन्च बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं द वर्ल्ड फर्स्ट वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट। देखो ये हैं क्या, सबसे पहले यहाँ पे बोले गए हैं कि 3D वर्चुअल म्यूजियम ऑफ द स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट।
ये कुछ नहीं है, ये शोकेस करना है किसको, कल्चरल आर्टिफैक्ट को, और कैसे आर्टिफैक्ट को, डिजिटली प्लेटफॉर्म के थ्रू, और इसे लॉन्च किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। यही इसका मेन मकसद है। और ये भी इसको 3D स्ट्रक्चर में दिखाना है जिससे बेटर से बेटर यहाँ पे व्यू दिख सके। ठीक है, तो यूनेस्को इसे फाउंड किया गया है 1949 में। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 195 प्लस कंट्री हैं जो देखने को मिलता है। डायरेक्टर अभी का बात करोगे तो ऑन्द्रे हैं। ठीक है, एज ऑफ 2025 में। ऑब्जेक्टिव यही है कि एजुकेशन को प्रमोट करना, साइंस बेस्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड यहाँ पे प्रमोशन करना, एजुकेशन फील्ड को यहाँ पे प्रमोट करना, कल्चरल को यहाँ पे प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, ये सब चीज़ जो है इसका मेजर मेन इसका एम होता है। ठीक है, फिर द फर्स्ट ईवर INROKN बायलैटरल एक्सरसाइज हैज़ बिन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड साउथ कोरिया। तो इंडिया और साउथ कोरिया के बीच ये जो है एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ है। ठीक है, बायलैटरल एक्सरसाइज है। इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि मराइन सिक्योरिटी करना, कॉपरेशन करना, है ना, डिफरेंट या फिर यहाँ पे इंडियन नेवी, साउथ कोरियन नेवी दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना, टैक्टिक्स का एक्सचेंज होना, इंटर ऑपरेबिलिटी होना, है ना, जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी होना, ये सब चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे। ये बायलैटरल नवल एक्सरसाइज हैं एक्चुअली। किसके बीच हुए हैं, इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी, इन दोनों के बीच ये जो नवल एक्सरसाइज है इसे कंडक्ट किए गए थे। ठीक है, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर द 7th टाइम। याद रखना 7th टाइम, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2026 से 2028 के लिए इलेक्ट किए गए हैं मेंबर। किसका मेंबर, ह्यूमन राइट काउंसिल का। तो ह्यूमन राइट काउंसिल है क्या, एक्चुअली ये यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड या फिर ह्यूमन इशू से रिलेटेड सबको ये जो है केयर करते हैं। प्रमोट करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है ह्यूमन राइट को, फंडामेंटल फ्रीडम को पूरे वर्ल्ड में, है ना, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में। इसका जो हेड क्वार्टर है जेनेवा में पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द टेनर ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन टिल नवंबर 13। और कौन से आर्टिकल के अंदर आता है फाइनेंस कमीशन, ये अंडर आर्टिकल 280 में आते हैं। ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो है इसे 1951 में इस्टेब्लिश किए गए हैं, आर्टिकल 280 के थ्रू आते हैं। याद रखने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से इसे इनकॉर्पोरेट किए गए थे और इसे अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेनर का बात करोगे तो हर 5 साल में इसे चेंज किए जाते हैं, मतलब इसका टेनर जो है 5 साल के लिए रहता है। पर्पस वही है कि फाइनेंशियल का डिवोल्यूशन करना बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये इसका जो है मेन मकसद होता है। 16 फाइनेंस कमीशन का बारे में अगर थोड़ा कवर करेंगे तो इसे कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं 31 दिसंबर 2023। एट प्रेजेंट या इसका जो चेयरमैन है, इसको याद रखना, अरविंद परगनिया है। ठीक है, जो चेयरमैन है एट प्रेजेंट का, उसको याद रखोगे। फिर अभी एक रिसेंटली न्यूज़ में रहा है किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पे पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। इसे बिल्ड किए गए हैं चेनाब रिवर में। ठीक है, देख लो यहाँ पे, ये रहा चेनाब रिवर, और यही चेनाब रिवर में इसे जो किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसे बिल्ड किए गए हैं। ठीक है, जो बताए हो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी थोड़ा कवर करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है क्या, ये एक पावर जनरेशन सिस्टम होता है दैट कन्वर्ट द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग और फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे कि वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर फ्लो हो रहे हैं या फिर फॉल हो रहे हैं, तो उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर रहे हैं इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। चेनाब रिवर में इसे बिल्ड किए गए हैं, जो कि कॉन्फ्लुएंस होता है चंद्र और भागा। जब चंद्र और भागा दोनों मिलते हैं तब चेनाब रिवर के यहाँ पे ओरिजिनेट होता है। क्लियर है। और इसका थोड़ा पाथ अगर बात करोगे तो हिमाचल प्रदेश, फिर जम्मू एंड कश्मीर, फिर पंजाब में जाता है ये। फिर तिथु आइलैंड, ये भी रिसेंटली जो है न्यूज़ में रहा है, इसको भी थोड़ा कवर करते हैं। तिथु आइलैंड का बात करोगे तो देखो ये पूरा, ये तो चाइना हो गया। चाइना में नीचे अगर आओगे तो ये वियतनाम है, और वियतनाम के जस्ट ईस्टर्न साइड जो है तिथु आइलैंड, यहाँ पे देखो ये तिथु आइलैंड लोकेटेड देखने को मिलेगा। और इधर रहा
फिलीपींस देखने को मिल रहा है। तो तिथु आइलैंड जो है ना, इसको थोड़ा याद रखना। इसे एडमिनिस्ट्रेशन किए जाते हैं तिथु आइलैंड को फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन ये भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है। इसको चाइना भी क्लेम करता है अपना एरिया है करके, अपना टेरिटरी है करके। ताइवान हो गया, वियतनाम, फिलीपींस, ये सब क्या करते हैं कि जो तिथु आइलैंड है ये अपना है, इस तरीके से क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट अगर बात करोगे तो 1971 से जो है ये फिलीपींस कंट्रोल ही करते आ रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, फिलीपींस ही एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए आ रहे हैं। फिर समुद्र शक्ति जो बायलैटरल एक्सरसाइज है कंडक्ट हुआ है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया कंट्रीज नेवी। तो नेवी के बीच जो है समुद्र शक्ति यहाँ पे एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ है। ये है कौन सा एडिशन है, 5th एडिशन है बायलैटरल एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। इसका जो है लोकेशन विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे इसका लोकेशन रहा है। ऑब्जेक्टिव वही है कि जो इंटरपोलेबिलिटी है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इस सब चीज़ को बूस्ट करना है। प्लस जो है मैरीटाइम जो कॉपरेशन है उसको यहाँ पे बूस्ट करना है। ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। ड्यूरेशन जो है 14 to 17 अक्टूबर इंडिया होस्ट किए हैं। इंडिया की तरफ से INS करावती है, इंडोनेशिया की तरफ से KRI जॉन लाई है। ठीक, रिसेंटली और एक्सरसाइज भी हुए हैं, जैसे कि एक्सरसाइज कोंकण है, इंद्र 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया रशिया के बीच हुए हैं। एक्सरसाइज कोंकण जो कि इंडिया यूके जो यूनाइटेड किंगडम है ब्रिटेन उसके साथ हुए हैं। ऑस्ट्रा हिंद इंडिया और इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए हैं। INROKN जो कि इंडिया और साउथ कोरिया के बीच हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रेसेंट एक्सरसाइज हैं। डायरेक्टली यहाँ पे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और कौन कौन सा 2 कंट्री जो है पार्टिसिपेट हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा याद में रखना है। फिर इंडिया ने सिक्योर किए हैं 23 रैंक इन द 2025 ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में। ठीक है, 2025 सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में इंडिया ने 23 रैंक यहाँ पे सिक्योर किए हैं, बस यही याद रखना है। फिर मैकेल बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द मेडागास्कर आफ्टर कुक। अभी रिसेंटली कूप हुआ था मेडागास्कर में, तो उसके बाद जो है मेडागास्कर का न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ है। कौन है, मैकेल है। ठीक है, तो अगर मेडागास्कर का लोकेशन देखोगे तो ये रहा पूरा कौन सा, अफ्रीकन कंट्री। तो अफ्रीकन कंट्री के सबसे सदर्न ईस्टर्न साइड देखो थोड़ा, तो ये जो है मेडागास्कर अपने को देखने को मिलेगा। ये तो हो गया ओशन, इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन में जो है मेडागास्कर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी हैज़ रिसेंटली बीन ग्रांटेड मिनी रत्न स्टेटस। क्या होता है एलिजिबिलिटी मिनी रत्न का। अब मिनी रत्न भी 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं। ठीक है, एक होता है कैटेगरी 1 और दूसरा होता है कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में प्रॉफिट मेकिंग होता है ना, मतलब प्रॉफिट मेकिंग मतलब कंसिस्टेंटली जो है 3 साल जो है प्रॉफिट में होना चाहिए, और उसका जो नेट वर्थ होता है वो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। इसको कैटेगरी 1 में रखा जाता है। फिर मिनी रत्न जो कैटेगरी 2 है, यहाँ पे भी स्मॉलर है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे भी होना चाहिए 3 साल, बट फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है मतलब लेसर फाइनेंस थ्रेशोल्ड होना चाहिए। और मिनी रत्न कैटेगरी 1 में 60+ यहाँ पे कंपनीज़ हैं। फिर मिनी रत्न कैटेगरी 2 में 10+ जो है कंपनी देखने को मिलता है। तो एट प्रेजेंट अगर बात करोगे तो मिनी रत्न स्टेटस अभी दिए गए हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी को। ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आते हैं, और इसका कंट्रोल होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल होता है ये। और ये PSU सेक्टर का कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, इसे फाउंड किए गए थे 1941 में। ठीक है, फाउंडेशन भी याद रखना है। और इसका जो है हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि द गोमती रिजुवेनेशन मिशन हैज़ बीन लॉन्च इन यूपी। रिजुवेनेशन मतलब होता है कि दोबारा से उसको रिपेयर करना। ठीक है, तो गोमती रिजुवेनेशन मिशन लॉन्च किए गए हैं यूपी के द्वारा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, अक्टूबर 2025 में। ठीक है, और इसका जो है गवर्निंग अथॉरिटी जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, और ये अंडर में आते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। जैसे कि सेंट्रल लेवल का ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा करके मिशन चलाए गए हैं, उसी के थ्रू ये आता है। ठीक है, गोमती रिवर अगर थोड़ा बात करोगे तो ये जो है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट यूपी है, वहाँ से इसका ओरिजिनेट देखने को मिलता है।
टोटल इसका लेंथ जो है 980 किलोमीटर है और पूरा इंटायरली यूपी में ही देखने को मिलता है। ठीक है, जो गोमती रिवर है इंटायरली उत्तर प्रदेश जो है वही गवर्नमेंट है, वही पूरा टेरिटरी है, वहाँ पे होता है। नेक्स्ट है कि लाइमस्टोन मिनरल्स है रिसेंटली बीन क्लासीफाई एज अ मेजर मिनरल। अब देखो मिनरल को भी कई कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं 3 कैटेगरी को। ठीक है, एक होता है मेजर मिनरल। मेजर मिनरल मतलब हाई क्वालिटी होता है, इकोनॉमिकली यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, जैसे कि आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट हो गया, कॉपर, मैंगनीज। और प्रोड्यूसिंग कंट्री का बात करोगे तो उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा ये हो गया। माइनर मिनरल में बात करोगे तो थोड़ा लोकली इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, नेशनली का थोड़ा लो होता है लेकिन लोकली इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि हो गया लाइमस्टोन, जिप्सम हो गया, क्ले हो गया। कौन कौन से ऐसे प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं? राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर एटॉमिक मिनरल आता है, एटॉमिक न्यूक्लियर मिनरल होता है जो कि झारखंड हो गया है ना, इस एरिया में जो है देखने को मिलता है। चलो अगला नेक्स्ट है कि इंडिया रैंक 102nd इन दी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। याद रखना जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज़ हुआ है इसमें इंडिया को जो है 102nd रैंक मिला है। ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये रैंकिंग करता है, स्कोर करता है, ये बताता है कि कितना सीवरिटी है ना, हंगर से रिलेटेड कितना सीवरिटी है कोई भी कंट्री। तो देखो रैंक का अगर बात करोगे तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि लो हो गया तो 9.9 से कम हो गया, फिर 10 से 19.9 हो गया, इसे ये क्या होता है मॉडरेट में होता है। तो इस तरीके से क्या है पूरा लेवल में यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। इसका 3 कैटेगरी होता है जिसके थ्रू ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी कंट्री का जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स है कितना परसेंटेज है, कितना है। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टनिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये सब चीज़ जो है इसका डिटर्मिनेशन का की पॉइंट होता है जो कि यही बताते हैं। ठीक है, तो एट प्रेजेंट याद रखना इंडिया को कितना 102nd यहाँ पे रैंक दिए गए हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक है, और ये जो है कैटेगरी डिवाइड करने के लिए होता है। रिसेंटली न्यूज़ नेइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये जो सियोम रिवर है वहाँ पे इसका प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये चल रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो है ये 1000 मेगावाट ये जनरेट कर लेते हैं। कंक्रीट डैम है, फिर अंडरग्राउंड पावर हाउस जो है देखने को मिलता है यहाँ पे। तो सियोम रिवर के बारे में थोड़ा कवर करते हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही फ्लो होता है। एक ट्रिब्यूटरी है सियोम रिवर जो है, ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर का जो कि ईस्टर्न हिमालय से ओरिजिनेट देखने को मिलता है और बॉर्डर भी बनाते हैं या फिर बॉर्डर एरिया में भी रहते हैं। इंडो चाइना बॉर्डर रीजन यहाँ से ये फ्लो करते हैं। इसका जो है अप्रॉक्सीमेटली लेंथ जो होता है 185 किलोमीटर का देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जितना भी जो न्यूज़ रहे हैं इस वीक में 13 से 18 अक्टूबर के बीच जितना भी न्यूज़ रहे हैं जो कि डिफेंस एग्जाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, डिफेंस एग्जाम ओरिएंटेड थे, हर एक क्वेश्चन हर एक करंट अफेयर्स न्यूज़ को यहाँ पे कवर किए। कोई भी डाउट रहता है तो नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।